सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पेयजल और जलागम विभाग की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री मीटिंग लेने जा रहे हैं। इस दौरान दोनों विभागों के गेम चेंजर योजनाओं की पूरी जानकारी अधिकारियों से सीएम धामी लेने जा रहे हैं। मंगलवार को धामी सरकार ने 20 दायित्वधारियों की लिस्ट जारी की थी। अब खबर है कि जल्द ही करीब 18 नामों वाली एक और लिस्ट जारी हो सकती है। इस लिस्ट में सोर्सेज के मुताबिक कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सोर्सेज के मुताबिक दूसरी लिस्ट में आरुषि निशंक, सुभाष बर्तवाल, पुनीत मित्तल, अनिल गोयल और कुछ और नाम शामिल किए गए हैं, जिनका जल्द ऐलान किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में यथाशीघ्र कुछ और भी वरिष्ठ लोग हैं और कई पद भी अभी आयोगों में, निगमों में, बोर्डों में अभी रिक्त हैं। उस पर भी यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति होगी। उसमें विचार विमर्श और परामर्श उसमें चल रहा है। उधर विकासनगर में देर रात एक कार बेकाबू होकर शक्ति नहर में जा गिरी। डाकपत्थर से डकरानी जा रहे ऑल्टो कार पुल नंबर 2 बिम्बाला के पास जाकर नहर में गिर जाती है। घटना के वक्त कार में सवार महिला, 2 बच्चे और इस महिला का पति सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसमें एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बच्चों और उनके पिता को बचा लिया गया, जबकि महिला की तलाश जारी है। उधर विकासनगर से बड़ी खबर, जहां पर एक और गौकृषि का मामला सामने आया है। यहां पर डाकपत्थर इलाके में गौवंश का अवशेष मिला है, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरे हैं। डाकपत्थर चौक पर हंगामा किया गया है, चक्का जाम किया गया है, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है। यहाँ संगठन मौजूद थे, इनको भी हमारे द्वारा यही बताया गया कि हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ऐसे व्यक्ति चिन्हित भी करे हैं और पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले हैं कि कोई कौन कौन गौकवशी में यहाँ शामिल व्यक्ति हैं जो यहाँ रहते हैं और गौकवशी में शामिल रहते हैं, तो उनके खिलाफ भी हम आगे प्रिवेंटिव कार्रवाई भी करते रहेंगे। देखिए, हमने परसों भी समझाने का यही प्रयास किया था कि ये जैसी भी घटनाएं हो रही हैं जो इनको प्रथम दृष्टया देखा जाए तो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कहीं ना कहीं लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि किया जा रहा है। उधर कोटद्वार में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर एक शख्स से ठगी की घटना सामने आई है। ठगों ने 8 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने ठग गैंग के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ठग गैंग लोगों को घर की छत पर मोबाइल टावर लगाने का ऑफर देते थे, फिर टावर लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, कुछ और लोगों की तलाश है। गैंग के द्वारा उनके साथ कुल 8 लाख की धोखाधड़ी की गई है। यह गैंग लोगों को मोबाइल टावर लगाने के नाम पर संपर्क करती है और मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लुभावने ऑफर्स जनता को देती है और बहला फुसला कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। इस गैंग के 2 मुख्य अभियुक्तों की पहचान करते हुए इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है और आज न्यायालय में पेश। उत्तरकाशी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिलियानी सोल में सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई, जमकर प्रदर्शन किया। अस्पताल में सुविधाओं का भारी टोटा रहा। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड करने के लिए यहाँ पर स्टाफ तक नहीं था, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। लोगों ने चक्का जाम करके आगे और भी ज्यादा सख्त तरीके से प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। यमुनोत्री के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय कर दिया गया है। अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यमुना जयंती पर शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 30 अप्रैल सुबह 8 बजे मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। फिर 11:55 पर कपाट खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन बैन किए जाने के फैसले पर सरकार के मंत्रियों ने भी एक राय नहीं बनाई है। सोशल मीडिया से लेकर यहाँ पर जो आम लोगों की राय है वो अलग देखी जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़े हुए कई लोग इस कदम को सही ठहरा रहे हैं। इसे धार्मिक भावनाओं के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी मांग रहे हैं।
देखिए वीडियो। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, लेकिन हाल के सालों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की बढ़ती संख्या ने मंदिर परिसर की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। कई इन्फ्लुएंसर धाम में आकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंटेंट क्रिएशन में जुट जाते हैं, जिससे आम श्रद्धालुओं को खासी असुविधा होती है। कई बार धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है। तो ऐसे में जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि केदारनाथ धाम के प्रांगण में सख्ती से मोबाइल प्रतिबंधित किया जा रहा है, ताकि धार्मिक माहौल को संरक्षित किया जा सके। जबकि पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस बारे में आखिरी फैसले से पहले खुफिया विभाग की राय ली जानी चाहिए। केदारनाथ यात्रा में लोग जो हैं मंदिर परिसर में खड़े होकर रील बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से वीडियोस बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे जो धार्मिक स्थान है उसकी गरिमा को भी गिराया जा रहा है और इसको टूरिज्म स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि लोगों को बाबा केदार का आशीर्वाद मिले, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, लेकिन इसको एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में ना देखा जाए। तो इस बार फोन जो है वो एक लिमिट के अंदर बैन किए गए हैं मंदिर परिसर के पास। कुछ तीर्थ पुरोहितों के हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, थ्रू कमिश्नर आई है कि यहाँ पर जो है कोई भी मोबाइल फिल्मिंग ना हो और यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र किया जाए, जिससे कि मोबाइल का उपयोग ना किया जा सके। तो उस पर हम विचार कर रहे हैं, वो हमारे पास इनपुट मिल जाएगा और हम उसमें निश्चित रूप में होम की भी इंटेलिजेंस को लेकर के उसमें निर्णय लेंगे। दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में मोबाइल बैन किए जाने के फैसले को कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी सही ठहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी बढ़िया निर्णय है सरकार का कि इस सीजन, इस टाइम पे जब कपाट खुलेंगे तो केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल बैन करना एक बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ देखा। मोबाइल प्रतिबंध पर सरकार के भीतर मतभेद हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे समर्थन मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस फैसले को लागू करती है या फिर इसमें कोई बदलाव किया जाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की बात करेंगे। हर स्तर पर तैयारी तेजी के साथ चल रही है। प्रशासन की टीम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगा हुआ है। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक सभी गेस्ट हाउस ठीक किए जा रहे हैं, ताकि यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को दिक्कतें ना हो। बद्रीनाथ धाम में अभी भी बर्फ जमा हुई है। रास्तों से बर्फ पहुंचाने का काम इस समय भी जारी है। तो जितने भी हमारे गेस्ट हाउस उनको सख्त निर्देश दिए गए कि अपने जो भी हमारे आधारभूत आवश्यकता है गेस्ट हाउस के लिए वो ठीक कर लें, चाहे हमारे बेड है, कुर्सी है, फैन है, जो चीज जहां नहीं है। यद्यपि हमने पिछली बार में स्वयं दौरे पे गया था और सभी मैनेजर को सख्त निर्देश दिए कि वो अपनी अपनी चीजों को सुधार लें, क्योंकि यात्रा सीजन हमारी बहुत आगामी 2 मई और 4 मई से प्रारंभ हो रही है। उत्तरकाशी में भी चारधाम यात्रा की तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं। प्रशासन की टीम ने जानकी चट्टी का जायजा लिया। यमुनोत्री पैदल रास्ते का टीम ने निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों को यात्रा संबंधित काम समय रहते पूरे करने के निर्देश दिए। प्रशासन की टीम ने पुरोहितों से भी मुलाकात की और यात्रा तैयारी का जायजा भी लिया और इस पर चर्चा भी की। चारधाम यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बीच हैरानी यह है कि चारों धामों के जिलों में फूड इंस्पेक्टर की तैनाती नहीं है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी में एक भी फूड इंस्पेक्टर नहीं है जो कि खाद्य पदार्थों की जांच कर सके। यहां दूसरे जिलों से टेम्परेरी तौर पर अधिकारी भेजे जाते हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि जैसे ही पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी, फूड इंस्पेक्टर्स की तैनाती कर दी जाएगी। शासन स्तर पे एक हमारे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनके पद जो रिक्त हैं उसके लिए शासन स्तर से जो है अधियाचन भेजे जाने का जो हमारे पास सूचना है वो भेज दिया गया है। तो जैसे ही वो भरे जाएंगे तो उसके बाद जो हमारे पास मानव संसाधन पूरा हो जाएगा और हमारे कामों को प्रभावी रूप से करने में हमें जो है आसानी होगी। नैनीताल शहर को जाम के झाम से बचाने के लिए प्रशासन नए प्लान पर काम कर रहा है। कालाडूंगी से आने वाले पर्यटक जिनको कैंची धाम जाना है उनको शहर में एंट्री की बजाय अब रूसी बाईपास से जूलीकोट भवाली भेजने की योजना है। हल्द्वानी से आने वाली गाड़ियों को भीमताल या फिर भवाली भेजा जाएगा। नैनीताल शहर में उन्हीं गाड़ियों की एंट्री हो पाएगी जिनके पास होटल की बुकिंग होगी। कैंची धाम दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बाहर से ही रूट दिया जाएगा ताकि जाम से पर्यटकों को परेशान ना होना पड़े।
इसमें पहली बात तो जो बाहर के पर्यटक हैं जिनकी यहाँ पे बुकिंग नहीं है या ऐसी बुकिंग है उन होटल्स में जिसमें पार्किंग नहीं है, उनको रूसी बाईपास और नारायण नगर में रोका जाएगा, उनको शटल के माध्यम से नैनीताल लाया जाएगा और वो अपनी गाड़ी में नैनीताल लेके आ पाएंगे। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास नैनीताल में टू व्हीलर ट्रैफिक काफ़ी हो गया है, टू व्हीलर बाहर के लोग भी और यहाँ पे भी रेंटल बाइक के माध्यम से अधिक टू व्हीलर्स यहाँ पे आते हैं और नैनीताल में जाम की स्थिति भी पैदा होती है। तो उसके संबंध में हमारे द्वारा 3 नई पार्किंग चिन्हित की गई हैं। इसके अलावा जो 4 व्हीलर का लोकल पार्किंग है उसके संबंध में हमारे द्वारा 2-3 नई पार्किंग चिन्हित की गई है। वहाँ पे हम 4 व्हीकल ट्रैफिक जो होता है उसको वहाँ पे डाइवर्ट करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से देहरादून और नैनीताल में अलग अलग विकास कार्यों के लिए 164 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इनमें देहरादून के रामजीवाला में तालाब और पार्क निर्माण के लिए करीब 8 करोड़, डिफेंस कॉलोनी में गौरा देवी पार्क के लिए 6 करोड़ 72 लाख, तहसील चौक पर मल्टी लेवल का पार्किंग के लिए करीब 13 करोड़ रुपए, ऋषिकेश मल्टी लेवल पार्किंग के लिए करीब 12 करोड़ रुपए, कारगी चौक में आड़त बाजार के लिए करीब 12 करोड़ रुपए, माल देवता के लिए 4 करोड़, गढ़ी कैंट सामुदायिक भवन के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। उत्तराखंड में बीजेपी और धामी सरकार के लिए अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। अध्यक्ष कौन होगा, इसके समीकरणों का असर सीधे तौर पर राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है, जो जानकार बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के बीजेपी नेता आजकल दिल्ली की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं। अगले गुरुवार को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि दिल्ली मीटिंग से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की कमान किसको मिलेगी, इसका फैसला हो सकता है। पार्टी कॉरिडोर्स में नए केंद्रीय बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भी कई नामों की चर्चा है, जिनमें उत्तराखंड के प्रभारी रहे प्रहलाद जोशी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। पार्टी के अगले केंद्रीय और प्रादेशिक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्रिमंडल में भी बदलाव देखने की संभावना बहुत ज्यादा है और इसको लेकर विधायक भी उत्साहित हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय कार्य परिषद होनी है, तो लगभग ऐसा समझ में आ रहा है कि 20 के आसपास हम राष्ट्रीय परिषद में जाएंगे। तो उससे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उससे पहले हमारे जो 6 स्टेट बचे हैं अभी, तो इनका चुनाव होगा। और बहुत स्वाभाविक है कि हर 3 साल में हम संगठन को नए सिरे से गढ़ते हैं, इसीलिए हमने को संगठन पर्व बोला, हम पर्व के रूप में उसको लेते हैं। तो नीचे से ले ऊपर तक संगठन नया स्वरूप लेता है, नए लोगों को दायित्व मिलते हैं, पुराने लोगों के दायित्व बदलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ओवरऑलिंग है संगठन की दृष्टि से। और उत्तराखंड में बीते कुछ महीनों से कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज है। पार्टी नेता कहते हैं कि दिल्ली की तरफ जो इशारा मिलेगा वही होगा। इस बीच संगठन में ताजी हवा का झोंका आने तक फिलहाल विधायकों के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं उत्तराखंड में 15 जगहों के नाम बदलने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार के फैसले का ध्यान से भटकाने वाला फैसला बताया है। बुधवार को हरिद्वार दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने जैसे फैसले ले गई है ताकि लोगों को बड़ी समस्या से ध्यान भटकाया जा सके। तो सरकार ध्यान बटाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। और मेरा मानना है कि नाम बदलने के बजाय अगर उन्होंने अपने उपलब्धियों का बखान किया होता, 3 साल की उपलब्धियां। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट ने वक्फ बिल पास होने पर जहां पीएम मोदी की तारीफ की, तो वहीं अखिलेश पर तंज भी कसा। दिल्ली के अंदर भी अनेकों राज्यों के अंदर अनेकों गरीब मुसलमानों द्वारा इस बिल के समर्थन में जो रैलियां की है, प्रधानमंत्री के जो आभार व्यक्त किया, गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया, इस बात का संकेत है कि अब अखिलेश यादव का वो वोट बैंक जिसको केवल तुष्टिकरण के नाते अपने बाहर उनके द्वारा रखा जाता था, वो वोट बैंक भी उनका चित्र वित्र हो रहा है और मोदी जी जो करते हैं वो हित में करते हैं।
उत्तराखंड में अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने सीनियर नेता हरीश रावत अलग अलग प्रोग्राम में दिख रहे हैं। आखिर इस एक्टिविटी के मायने क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार में गंगा स्नान, फिर मदरसों के मुद्दे पर विधायकों के साथ मुख्य सचिव से मिलना, नवरात्र पूजा के साथ अलग अलग मुद्दों पर मौन व्रत और अब बीजेपी का झूठ बताने के लिए दूर दराज के इलाकों में 20 दिन बिताने की बात। ये सब उत्तराखंड में कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर रहे हैं। अभी कोई चुनाव नजदीक नहीं है, तो आखिर 76 साल की उम्र में हरीश रावत एक्टिव दिखकर किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं। राजनीति में बिना मतलब कुछ नहीं होता। ऐसे में हरीश रावत के एक्टिव होने का मैसेज उत्तराखंड के नेताओं के लिए है या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को संदेश है कि अभी उनमें दम है। कांग्रेस को ताकत देना, माने क्यों नहीं निकाले जाए। कांग्रेस को शक्ति मिले, कांग्रेस वो हो, तो मैं उसके लिए और साथ साथ मैं और मुझसे जो अपेक्षाकृत जवान हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, जब मैं इस उम्र में 76 की उम्र में जो है इतना कर 2027 में कांग्रेस को क्या हासिल होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों के लिए परेशान कांग्रेस के युवा नेता क्या हरीश रावत की सलाह मानेंगे। 2022 के बाद कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अभी उम्मीदवार तो दूर दावेदार तक नजर नहीं आ रहे। ऐसे में हरीश रावत के अनुभव वाले मंत्र को दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ एज ए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि हम लोग हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ें और अपने संगठन को 2027 के चुनाव को लेकर मजबूत करें। और वहीं मैं अपने वरिष्ठ लीडर से भी यही चाहूंगी कि जो जब टिकट्स की बारी आई, जब 2027 को चुनाव है, तो जो युवा चेहरे हैं जो आज मेहनत करें, उन लोगों को जरूर मौका देने का काम मैं पार्टी अगर वो प्रदेश के दौरे पे जा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करना चाहते हैं, संवाद स्थापित करना चाहते हैं और लंबा समय दूर दराज में कार्यकर्ताओं के साथ बिताना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है। इसका लाभ तो प्रदेश कांग्रेस संगठन को ही मिलेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वैसे भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में पूरे 5 साल के नारे के साथ लड़ा गया, लेकिन तब से कांग्रेस ऐसी लड़खड़ाई कि अब तक खड़ी न हो पाई। साथ ही हाईकमान का इंटरेस्ट भी उत्तराखंड में कम ही दिखा। ऐसे में एक्टिव रहकर कमजोर कांग्रेस को मजबूत करने का जो संदेश हरीश रावत दे रहे हैं, उस संदेश के दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस नेता शायद ज्यादा बेहतर समझ सके, क्योंकि बात कांग्रेस की कमजोर हालत की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने का सफर अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डे विजिट के साथ ही अब नाइट स्टे के लिए जिप्सियां जो मिलती हैं उनके रेट बढ़ा दिए गए हैं। डे विजिट में ये रेट 200 रुपये प्रति फेरे बढ़ाए गए हैं, जबकि नाइट स्टे में ये बढ़ोतरी जो है वो 1250 रुपये कर दी गई है। कॉर्बेट प्रशासन की माने तो लंबे समय से पार्क में चलने वाली जिप्सी के रेट नहीं बढ़ाए गए थे। जिप्सी मालिक इसके रेट बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे थे और अब रेट बढ़ाए गए हैं। में 2021 के सब में रेट बढ़ाए गए थे। अभी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से रेट बढ़ाए गए हैं। लगभग 200 से 300 रुपए हर कैटेगरी में बढ़ाए गए हैं, जिसमें कि दैनिक विजिट भी है और जो नाइट स्टे है उसमें 1 रात्रि, 2 रात्रि और 3 रात्रि के नाइट स्टे किए जाते हैं, उनमें भी रेट्स बढ़ाए गए हैं। यहाँ बिजरानी में 2500 उसका कॉस्ट था दैनिक भ्रमण का, उसको 2700 किया गया है और छिन्ना, ढेला, दुर्गा देवी ये 2800 रुपये प्रति चक्कर चार्ज किया जाता था। इसको बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है दैनिक भ्रमण के लिए। गर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। अब चढ़ती गर्मी का असर कुमाऊं की तराई और भाबर के इलाकों में दिखने लगा है। बाजार में घूमने लोग राहत के लिए पानी को तलाशने लगे हैं, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में लोगों को यह आसानी से मिल नहीं पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सूरज की तेज तपिश कुमाऊं के मैदान को तपाने लगी है। हल्द्वानी शहर में दिन के समय पड़ रही गर्मी लोगों के पसीने छुड़ाने लगी है, लिहाजा लोग गला तर करने के लिए प्याऊ तलाश रहे हैं। कभी शहर के मुख्य बाजार से लेकर चौराहों तक में 15 से ज्यादा प्याऊ मौजूद थे, लेकिन एक एक कर सारे प्याऊ गायब हो गए और लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद हमने देखा कि प्याऊ सब हट गए हैं
बीच में मेयर साहब कह रहे थे कि प्याऊ बनेंगे, वैसे तो हम चाहते हैं कि दोबारा फिर से प्याऊ दोबारा जहाँ पे पहले स्थापित थे तो कुछ जगहों पर स्थापित हो जाएगी। बाजार में लोग आते हैं तो थकान होती है, बाजार से बोतल खरीदनी पड़ती पानी की, तो प्यास से प्यास घुसती नहीं है, तो उसके लिए थोड़े 4-5 जगह प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए बाजार को देखते हुए। 1984-85 के दौरान में जब हम गांधी स्कूल में पढ़ते थे तो ये धर्मपुरा पर एक पुराना प्याऊ हुआ करता था, बाकायदा उसमें पक्का बोर्ड लगा था और बिल्डिंग भी पक्की थी और एक खिड़की टाइप की बनी हुई होती थी। तो प्याऊ उस जगह के नाम को ही हम प्याऊ के नाम के उस समय पुकारा करते थे। सुनसान एरिया थी। उसके बाद इधर ये मंगल पड़ाव के एरिया में था, जहाँ पर ये ऑटो स्टैंड है। रोडवेज स्टेशन के पास एक प्याऊ हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से प्याऊ दिखाई नहीं देते। अचानक कुमाऊं के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले शहर से कैसे पानी से भरे प्याऊ गायब हो गए, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। कई अतिक्रमण की चपेट में आ गए तो कुछ देखभाल ना होने के चलते बंद हो गए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि गर्मी में राहत के लिए कदम उठाए जाएंगे। हल्द्वानी में पूर्व से ही बहुत से स्थानों पर प्याऊ स्थापित किए गए हैं, जिनका प्रबंधन नगर निगम के माध्यम से भी किया जाता है और कतिपय सामाजिक संस्थाओं ने भी प्याऊ स्थापित किए गए थे। तो ये चीज़ संज्ञान में आई है और चूंकि अभी जैसे हमारा ग्रीष्मकाल आगे बढ़ेगा तो उसको देखते हुए आवश्यक है कि इनको सुव्यवस्थित किया जाए। तो इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी और जिन सामाजिक संगठनों द्वारा पूर्व में ये स्थापित किए गए थे उनको भी सुचारू किया जाएगा। जाहिर है प्रशासन दावा कर रहा है, उम्मीद है भरी गर्मी में इस ठंडे पानी से जरूरतमंदों की प्यास बुझेगी। लेकिन इन सब के बीच जो प्याऊ गायब हो चुके हैं उन्हें कैसे ढूंढा जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रामनगर में गुलदार ने कुत्तों के झुंड पर हमला करने की कोशिश की। कुत्ते पिंजरे में कैद थे। काफी देर तक गुलदार हमला करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुलदार के हाथ कुछ नहीं लगा। गुलदार के हमले की कोशिश सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। कानिया के धर्मपुर नफनिया का ये वीडियो बताया जा रहा है। उधर हरिद्वार में मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ अर्ध कुंभ मेला 2027 को लेकर मीटिंग की। अधिकारियों से अर्ध कुंभ मेले की तैयारी को लेकर पूरी जानकारी ली गई है। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रशासन के स्तर पर अर्ध कुंभ मेले की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द शासन स्तर पर इसको लेकर समीक्षा बैठक की आयोजित की जाएगी। अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में आयोजित करने की सवाल पर मुख्य सचिव ने कहा कि साधु संतों के साथ राय मशवरा करके कुंभ को भव्य ढंग से आयोजित कराया जाएगा। 27 की तैयारी मेला अधिकारी, जिलाधिकारी और जो आयुक्त गढ़वाल हैं उन्होंने प्रारंभ कर दी है। उसी के संबंध में आज थोड़ा विचार विमर्श करना है उनसे, प्लस आगामी 7-8 दिन के अंदर हम शासन स्तर पे भी उस पर समीक्षा और विस्तृत विचार विमर्श करेंगे।